नमस्कार, मैं रीना तिवारी आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने आज के इस क्लास में। और आज हम लोग सामाजिक विज्ञान क्लास 10th इतिहास सेक्शन से औद्योगिकरण का युग द एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो देखने वाले हैं। तो देर न करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इतिहास सेक्शन से औद्योगिकरण का युग द एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के जो की पॉइंट है जो काफ़ी हेल्पफुल होंगे उसे देखेंगे, फिर उसके बाद इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। तो पहला हमारा जो पॉइंट है वो है आदि औद्योगिकरण। आदि औद्योगिकरण। तो चलिए देखते हैं। फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले भी इंग्लैंड और यूरोप में बड़े पैमाने पर जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए औद्योगिक उत्पादन होता था। यह उत्पादन हाथों से होता था और इसे आदि औद्योगिकरण कहा जाता है। तो देखिए आदि औद्योगिकरण क्या होता है कि जब फैक्ट्रियां पहले इंग्लैंड में स्थापित नहीं हुई थी, यूरोप और इंग्लैंड में जब फैक्ट्रियां पहले स्थापित नहीं हुई थी उसके पहले भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए तमाम तरह के औद्योगिक उत्पादन जो है वो होते थे। और ये मशीन के द्वारा नहीं होते थे बल्कि हाथों के द्वारा जो है वो होता था, और इसे ही हम आदि औद्योगिकरण के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, आदि औद्योगिकरण, जिसमें जो है बताया गया है कि जब फैक्ट्रियों की स्थापना नहीं हुई थी, मशीनीकरण नहीं हुआ था, उसके पहले भी इंग्लैंड और यूरोप में जो है बड़े पैमाने पर जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो है वो होता था। और यह जो उत्पादन होता था औद्योगिकरण के लिए, इसमें जो है हाथों से उत्पादन होता था, इसलिए इसे जो है आदि औद्योगिकरण के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है हमारा ये पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है कारखानों का उदय। कारखानों का उदय, द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्रीज। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंग्लैंड में जो है 1730 के दशक में जो है इंग्लैंड में कारखाने जो है वो स्थापित हुए थे। कपास यानी कि कॉटन इस युग का पहला प्रतीक था। 1730 के दशक में जो है कॉटन जो है इस युग का सबसे पहला प्रतीक था। और बताया जाता है कि रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा जो है वो तैयार की थी। सबसे पहले रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा जो है उन्होंने तैयार की थी। तो चलिए देखते हैं एक बार फिर से कारखानों का उदय कब हुआ इंग्लैंड में। तो देखिए इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में जो है कारखाने जो है स्थापित हुए थे। और कॉटन जो है कपास और कॉटन जो है इस युग के सबसे पहले प्रतीक थे, चिन्ह थे। और रिचर्ड आर्कराइट ने जो है सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा जो है अपने ढंग से जो है तैयार किया था। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट, कारखानों का उदय, द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्रीज। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है औद्योगिक परिवर्तन की गति, द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। औद्योगिक परिवर्तन की गति, द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। आइए देखते हैं कैसे बदलाव आता है। देखिए औद्योगिकरण का मतलब जो है सिर्फ मशीनीकरण से नहीं होता है। औद्योगिकरण का जो है मतलब सिर्फ मशीनीकरण से नहीं लिया जा सकता है। सूती और धातु उद्योग सबसे गतिशील थे। उस समय सूती और धातु उद्योग जो थे वो अधिक गतिशील थे, चलन में थे। लेकिन पारंपरिक जो उद्योग थे जैसे खाद्य प्रसंस्करण, बर्तन बनाना, मशीनों के बिना विकसित हो रहे थे। यानी कि जितने भी पारंपरिक उद्योग थे जैसे खाद्य प्रसंस्करण या फिर बर्तन बनाने का जो उद्योग था वो बिना मशीन के ही जो है वो उस समय हो रहे थे। तो यहाँ पर यही बताया गया है इस पॉइंट में, औद्योगिकरण का मतलब सिर्फ मशीनीकरण से नहीं था उस समय, बल्कि सूती और धातु उद्योग सबसे गतिशील थे। लेकिन जो पारंपरिक उद्योग थे जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण और जो बर्तन बनाने वाली जो विधि थी वो मशीनों के बिना भी जो है वो चल रही थी। अगला जो पॉइंट है वो है हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। तो चलिए देखते हैं। विक्टोरियन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी।
देखिए बताया जा रहा है कि जिस समय विक्टोरियन ब्रिटेन था उस समय जो है मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथों से काम कराने वाले मजदूरों को प्राथमिकता जो है वो देते थे। मानव श्रम की जो है काफ़ी प्रचुरता थी, इसलिए लोग जो है मजदूरों से ही काम कराते थे, क्योंकि मशीनें महंगी थी और उनकी मरम्मत भी कठिन थी। यही वजह है कि वहाँ लोग हाथ श्रम और वाष्प शक्ति का जो है उपयोग जो है वो करते थे। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट, हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। एक बार फिर से देख लेते हैं इसे। माना जा रहा है कि विक्टोरियन ब्रिटेन में जो है मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उद्योगपति मशीनों के बजाय जो है श्रमिकों से अपना काम कराते थे, क्योंकि मशीनें जो है इस्तेमाल करनी काफ़ी महंगी होती थी और उनका मरम्मत, उनकी देख रेख भी काफ़ी महंगा होता था। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है मजदूरों का जीवन, लाइफ ऑफ वर्कर्स। मजदूरों का जीवन। तो चलिए देखते हैं मजदूरों का जीवन कैसा है। देखिए हम बताया जा रहा है कि बाजारों में अत्यधिक मजदूर होने के कारण नौकरियां मिलना मुश्किल था। मजदूरों की बहुतायत थी, यानी कि बहुत ही अधिक संख्या थी, इसलिए नौकरियां मिलना काफ़ी कठिन लग रहा था। स्पिनिंग जेनी जैसी मशीनों के आने पर मजदूरों ने उन पर हमले किए, क्योंकि उन्हें बेरोजगारी का डर था। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्पिनिंग जेनी जैसी मशीनें जब मार्केट में आई तो मजदूरों ने उन पर जो है हमले किए, और जिसका उनको डर था कि वो बेरोजगार हो जाएंगे, इसका यही वजह था। तो ये था मजदूरों का जीवन, लाइफ ऑफ वर्कर्स। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा भारत में कपड़ा उद्योग। भारत में कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि जब मशीनी उद्योग भारत में उतना विकसित नहीं था, तो उसके पहले भारत जो है रेशमी और सूती कपड़ा जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर जो है वो काफ़ी चरम सीमा पर था भारत का। एंड सूरत, हुगली और मसूलीपट्टनम मुख्य बंदरगाह थे। तो देखिए भारत में कपड़ा उद्योग जो है वो भारत में मशीनीकरण के पहले ही जो है रेशमी और सूती कपड़ा उद्योग जो है वो चलन में था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और बताया जा रहा है कि सूरत, हुगली और मसूलीपट्टनम जो था यहाँ के मुख्य बंदरगाह थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए। अगला पॉइंट है गुमास्ता। गुमास्ता ये देखते हैं। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने भी बुनकर थे उनको नियंत्रण में रखने के लिए गुमास्ता नामक वेतन भोगी अधिकारी नियुक्त किए थे। उन्होंने ऐसे वेतन भोगी अधिकारी नियुक्त किए थे जिनको गुमास्ता जो है वो कहा जाता था। वे बुनकरों को कर्ज देते थे और माल इकट्ठा करते थे। तो ये थे गुमास्ता, जो कि वेतन भोगी अधिकारी होते थे, नियुक्त किए जाते थे, और वही जो है बुनकरों को कर देते थे और उनका जो मॉल है वो इकट्ठा करते थे। तो ये पॉइंट था हमारा गुमास्ता। आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 8, भारतीय उद्योगों का पतन। भारतीय उद्योगों का पतन। आइए देखते हैं कैसे भारतीय उद्योगों का पतन होता है। देखिए जब इंग्लैंड में जो है सूती कपड़ा उद्योग जो है जब विकसित हुआ, तो भारत से होने वाले जितने भी निर्यात थे उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है शुल्क लगा दिए गए थे, और भारतीय बाजार मैनचेस्टर के आयातित कपड़ों से भर गया। तो इस तरह से जो है भारतीय जो उद्योग है उसमें थोड़ा सा पतन आया। कि वजह ये थी कि जब इंग्लैंड में सूती कपड़ा उद्योग जो है विकसित होने लगा, तो भारत से होने वाले निर्यात पर जो है भारी शुल्क लगा दिए गए, और भारतीय बाजार मैनचेस्टर के आयातित कपड़ों से जो है वो काफ़ी भर गया। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है भारत में शुरुआती उद्यमी। भारत में शुरुआती जो उद्यमी थे, आइए देखते हैं। देखिए ये जो पॉइंट है वो है द्वारकानाथ टैगोर, जमशेद जी, नुसरबान जी टाटा और सेठ हुकुमचंद जैसे लोगों ने भारत में शुरुआती कारखाने स्थापित किए, और चीन के साथ व्यापार से पूंजी जो है वो जमा की।
तो देखिए यहाँ पर कुछ शुरुआती उद्यमी हैं, उद्योगपति हैं, उनके नाम जो है गिनाए गए हैं। एक थे द्वारकानाथ टैगोर, फिर जमशेदजी, नुसरबान टाटा जी एंड सेठ हुकुमचंद। ये लोग जो है भारत में शुरुआती जो है कारखाने की स्थापना किए और फिर चीन के साथ व्यापार से पूंजी की जमा की। तो ये था हमारा पॉइंट, भारत में शुरुआती उद्यम। आगे देखते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा, वस्तुओं के लिए बाजार और विज्ञापन, मार्केट फॉर गुड्स एंड एडवर्टाइजमेंट। तो देखते हैं। ब्रिटिश निर्माताओं ने विज्ञापन, कैलेंडरों और मेड इन मैनचेस्टर जैसे लेबल का उपयोग करके लोगों को प्रभावित किया। देखिए जितने भी ब्रिटिश निर्माता थे उन्होंने विज्ञापन, कैलेंडर और मेड इन मैनचेस्टर जैसे लेबल जो का उपयोग करके उन्होंने लोगों को जो है प्रभावित करने की कोशिश किया। और भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापनों में राष्ट्रवादी संदेशों का उपयोग जो है वो किया था। यानी कि भारतीय जितने भी निर्माता थे, जितने भी वस्तुओं के निर्माण करने वाले थे, वो राष्ट्रवादी संदेशों का उपयोग जो है वो किया करते थे विज्ञापन के रूप में। तो ये था हमारा पॉइंट, वस्तुओं के लिए बाजार और विज्ञापन। तो इस मेन पॉइंट के बाद अब हम देखेंगे इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो देर न करते हुए पहले एमसीक्यू की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है जेम्स हरग्रीव्स ने जो है वो किया था। जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा जो है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जेम्स हरग्रीव्स जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले? इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने जो है 1730 में पढ़े, अभी हमने पॉइंट में पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर ए 1730 जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला पॉइंट, गुमास्ता कौन थे? गुमास्ता कौन थे? तो देखिए अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था, गुमास्ता जो है वेतन भोगी अधिकारी थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी वेतन भोग अधिकारी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बम्बई की पहली सूती मिल बम्बई में पहली सूती मिल की स्थापना कब हुई थी? बम्बई में पहली सूती मिल, कॉटन उद्योग का जो कॉटन मिल था उसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो ये जो कॉटन मिल का स्थापना हुआ था बम्बई में सबसे पहले 1854 यानी कि 1854 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 1854। अगला देखते हैं, वास्प इंजन का सुधार किसने किया था? वास्प इंजन का सुधार जो है जेम्स वाट ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जेम्स वाट जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदि औद्योगिकरण में उत्पादन कहाँ होता था? आदि औद्योगिकरण में उत्पादन जो है वो कहाँ पर होता था? तो देखिए आदि औद्योगिकरण में जो है ना कोई फैक्ट्री था न ऐसा कुछ बाजार था, खास तौर पे जो है औद्योगों में जो खेतों और घरों में, अपने ही घरों में जो है लोग उत्पादन जो है वो करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, खेतों और घरों में, इन द फील्ड एंड होम्स। अगला देखते हैं, मैनचेस्टर के कपड़ों के बंडलों पर कौन से लेबल लगे रहते हैं? देखिए मैनचेस्टर के कपड़ों के बंडलों में अभी हमने पढ़ा कि वो लोग जब एडवर्टाइजमेंट करते थे तो मेड इन मैनचेस्टर जो है वो लिखा करते थे, और इंडिया वाले जो है वो तमाम तरह के राष्ट्रवादी जो है नारे जो है वो देते थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, मेड इन मैनचेस्टर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जमशेद जी जीजी भोई कौन थे? जमशेद जमशेद जी जीजी भोई कौन से थे? तो देखिए जमशेद जी जीजी भोई एक पारसी जो है वो व्यापारी थे, ए पारसी बिजनेसमैन थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ए पारसी बिजनेसमैन। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्लाइंग शटल क्या है? फ्लाइंग शटल क्या है? तो देखिए फ्लाइंग शटल जो है एक रस्सियों द्वारा चलने वाला एक यांत्रिक उपकरण है, ए मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड फॉर वीविंग। रस्सियों द्वारा चलने वाला एक यांत्रिक उपकरण है जो वीविंग के लिए यूज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 18वीं सदी के अंत में कौन सा बंदरगाह महत्व खोने लगा था? 18वीं सदी के लास्ट तक कौन सा बंदरगाह जो है अपना अस्तित्व जो है वो खोने लगा था? तो देखिए सूरत,
सूरत जो है वो 18वीं सदी के अंत में जो है अपना अस्तित्व जो है वो खोने लगा था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय बुनकरों पर नियंत्रण क्यों किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों पर अपना नियंत्रण जो है वो क्यों किया? देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों पर नियंत्रण करना जो है वो शुरू कर दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसी यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसी किसमें निवेश किया? ने भारत में किसमें निवेश किया? तो देखिए, यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसी ने भारत में जो है वो चाय और कॉफ़ी के बागान में जो है वो निवेश किया था, ऑप्शन नंबर बी चाय और कॉफ़ी का बागान। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? तो देखिए, ब्रिटिश मिलें युद्ध की ज़रूरतों में व्यस्त थी, ब्रिटिश मिलें युद्ध की ज़रूरतों में व्यस्त थी, इसलिए जो है युद्ध के दौरान भारत में औद्योगिक उत्पादन जो है वो बढ़ा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश मिलें युद्ध की ज़रूरतों में व्यस्त थी, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, द्वारकानाथ टैगोर ने अपना भाग्य किस व्यापार से बनाया था? द्वारकानाथ जो टैगोर थे उन्होंने अपना भाग्य किस व्यापार से बनाया था? तो देखिए, चीन के साथ अफीम व्यापार से जो है इन्होंने अपना व्यापार जो है वो बनाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनकरों और गुमास्ता के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बुनकरों और गुमास्ता के बीच में काफ़ी संघर्ष होते थे, उसका कारण क्या था? तो देखिए, इसमें गुमास्ता का कठोर व्यवहार, गुमास्ता का कठोर व्यवहार ही उनके बीच संघर्ष का मुख्य कारण था, बुनकरों और गुमास्ता के बीच में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी गुमास्ता का कठोर व्यवहार, एरोगेंट बिहेवियर ऑफ गुमास्ता। अगला क्वेश्चन, कपास उद्योग का पहला प्रतीक क्या था? कपास उद्योग जो था सबका अपना प्रतीक था, तो कपास उद्योग का अपना पहला प्रतीक क्या था? तो ये देखिए मिल था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, मिल। अगला क्वेश्चन है हमारा, मजदूरों में स्पिनिंग जेनी का विरोध क्यों किया? मजदूरों ने स्पिनिंग जेनी का विरोध जो है वो क्यों किया था? तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, उन्हें बेरोजगारी का डर था, इसलिए उन्होंने स्पिनिंग जेनी का विरोध जो है वो किया था, जो अभी हमने पॉइंट में पढ़ा था। आगे देखते हैं, विज्ञापनों में किन की तस्वीरों का उपयोग राष्ट्रवादी संदेश देने के लिए किया जाता था? विज्ञापनों में किन की तस्वीरों का उपयोग राष्ट्रवादी जो है संदेश देने के लिए किया जाता था? तो देखिए, देवताओं और राष्ट्रीय नेताओं की जो है वो तस्वीरों को यूज करते थे विज्ञापनों के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 19वीं सदी में 19वीं सदी के ब्रिटेन में अपर क्लास के लोग हाथों से बनी चीज़ों को क्यों पसंद करते थे? 19वीं सदी के ब्रिटेन में जो है अपर क्लास के लोग थे, हाथों से बनी चीज़ों का ही उपयोग जो है वो क्यों पसंद करते थे? तो देखिए, उसका वजह है वे विशिष्टता और सुरुचि का प्रतीक थी, हाथ से बनी चीज़ें जो थी विशिष्टता और सुरुचि की प्रतीक थी, इसलिए वो अपर क्लास के लोग जो है हाथों से बनी चीज़ों को पसंद करते थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एल्गिन मिल कहाँ स्थापित की गई थी? एल्गिन मिल जो है कहाँ स्थापित की गई थी? तो देखिए, एल्गिन मिल जो है कानपुर में ही स्थापित की गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी कानपुर जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सबसे गतिशील था? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सबसे गतिशील था और सबसे पुराना था? देखिए, सूती कपड़ा और धातु उद्योग जो था वो सबसे ज़्यादा जो है वो गतिशील था। आगे देखते हैं, भारतीय बुनकर कर्ज के जाल में क्यों फंस गए? जितने भी भारतीय बुनकर थे वो अपने कर्ज के जाल में जो है वो क्यों फंसे थे? तो उसका ऑप्शन नंबर है गुमास्ता से एडवांस लेने के कारण,
अधिक एडवांस लेने के कारण वे कर्ज में जो है, कर्ज की जाल में जो है वो फंस गए थे, जो भी भारतीय बुनकर थे। ऑप्शन नंबर बी, गुमास्ता से एडवांस लेने के कारण। अगला क्वेश्चन, 1917 में कोलकाता में पहली भारतीय जूट मिल किसने लगाई? 1917 में कलकत्ता में पहली भारतीय जूट मिल जो है वो किसने लगाई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, सेठ हुकुमचंद जी ने पहली बार जो है कोलकाता में पहली जूट मिल जो है वो लगाई थी। ऑप्शन नंबर सी, सेठ हुकुमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलर्स का क्या काम था? फूलर्स का क्या काम था? व्हाट इज द जॉब ऑफ फूलर्स? तो देखिए, फूलर्स का काम था कपड़ों को समेटना या चुनना। कपड़ों को समेटना या चुनना फूलर्स का काम था। टुगेदर आर प्लीट क्लॉथ। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, TISCO की स्थापना जो है वो कब हुई थी? TISCO की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो TISCO की स्थापना जो है वो 1912 में हुई थी। 1912 में TISCO की स्थापना हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 1912 करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का क्लास। अगली क्लास में आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।